जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 56वां वीडियो है और आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में अध्ययन करेंगे। नेहरू रिपोर्ट को लेकर एक अक्सर कंफ्यूजन होती है कि क्या मोतीलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे या जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली उप समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य भी नहीं थे, ठीक है ना। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू इस समिति में शामिल भी नहीं हुए थे नेहरू रिपोर्ट में। अब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू के संबंध में, थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। बाद में गांधी जी के आह्वान के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वकालत छोड़ दी इन्होंने और इलाहाबाद स्थित आवास में, यानी जो इनका आनंद भवन आवास था, वहां उस आवास को इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दिया। ये कानून के बहुत अच्छे जानकार भी थे। स्वराज पार्टी के सदस्य थे। केंद्रीय विधानमंडल का इनका अनुभव था और इनका ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। तो यानी कुल मिलाकर ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे संविधान तैयार करने के लिए, क्योंकि साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार हो रहा था। भारत मंत्री या सचिव उस समय थे लॉर्ड ब्रिकन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप अपना एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी के लिए मान्य हो, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी हैं या अल्पसंख्यक है उनके लिए मान्य हो। ठीक है, आप हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। लॉर्ड ब्रिकन हेड ने कहा कि ठीक है, आप हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मई 1928 में एक अलग दल के नेताओं का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और सम्मेलन में संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया एवं इस उप समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, न कि जवाहरलाल नेहरू को। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। और इस उप समिति में अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, साकिब कुरैशी, जी.आर. प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, ये जितने भी थे इनका सदस्य बनाया गया इस उप समिति का। आगे देखते हैं। आइए समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। रिपोर्ट का अर्थ में होगा कि इसका सबसे पहले कोई चीजों का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट संविधान का प्रारूप था। जो हमारा आज संविधान है उसका प्रारूप उसी में बीज दिखाई देगा। और ये एक जो लॉर्ड ब्रिकन हेड ने कहा था कि आप संविधान तैयार कीजिए सभी के लिए, उसका ड्राफ्ट था। ये रिपोर्ट संविधान का प्रारूप था। ये ड्राफ्ट के माध्यम से हम भारत में कौन कौन से कानून होने चाहिए जो यूके में लागू करे, भारत में यूके का कैसा एक्ट होना चाहिए, ये इन्होंने बताया, ठीक है ना, इस ड्राफ्ट के माध्यम से। ऐसा संविधान की अपेक्षा हो रही है जो यूके भारत पर लागू करेगा। नेहरू रिपोर्ट हमारे संविधान की एक रूपरेखा है, यानी कि आउटलाइन है, रूपरेखा प्रस्तुत करती है, भारतीय संविधान की नींव रखती है। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय संविधान की नींव रख दी और भारत शासन अधिनियम 1935 में इस पर इमारत खड़ी कर दी। यानी कि हमारा जो आज का संविधान है वो उसके संविधान के जड़ में, इसके बीच में हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के ऊपर आता है अपना 1935 का अधिनियम, इसने इमारत खड़ी कर दी। और हाँ, आज हमारा वर्तमान संविधान है। तो इन सब चीजों से आज का हमारा वर्तमान संविधान प्रभावित है। हमारा वर्तमान संविधान इस नेहरू रिपोर्ट से कितना मेल खाता है। नेहरू रिपोर्ट के बहुत से सिफारिशों के झुकाव को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 20 वर्ष पहले, यानी कि ये 1928 में किया गया था। हमारा संविधान में 50 में भले ही बन के तैयार हुआ, लेकिन ये 20 वर्ष का अनुमान मोटा मोटा ले लेते हैं। 20 वर्ष पहले देश को ड्राफ्ट संविधान दे दिया था नेहरू जी ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों की बात करें तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो, भारत उपनिवेश बना रहेगा। उसके बाद किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल नहीं। केंद्र में उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, जैसे कि पंजाब और बंगाल। आगे देखें तो इस रिपोर्ट की तीसरी मांग थी पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने की बात कही गई, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव था। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। इसके अलावा अवशेष शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना की जाए। कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो। गवर्नर जनरल को केवल संविधान प्रमुख का स्तर दिया गया।
केंद्र सरकार में 1/4 मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। सिंध प्रांत को मुंबई से अलग एक पृथक प्रांत बनाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग को इसका स्वीकार नहीं था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम का प्रांत एक ही रहे। भारत की केंद्र व्यवस्थापिका 2 सदनों, निम्न और उच्च सदन वाली हो। निम्न सदन 5 वर्षों वाली हो और उसमें सदस्यों की संख्या 500 हो, और उच्च सदन 7 वर्षों की हो जिसमें सदस्यों की संख्या 200 हो, तथा जो चुनाव हो वयस्क मताधिकार पे हो, तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका 5 वर्षों के लिए हो जो गवर्नर के अधीन रहे। भारत में प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होना था। कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष हमारा ही होगा, जो आज भी है। भारत के नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत को वैधानिक प्रांत घोषित किया जाए और मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, ये रही अपनी नेहरू रिपोर्ट। और बहुत सारी चीजें आज भी अपने संविधान में ढूंढेंगे तो इस रिपोर्ट की बहुत सारी चीजें वहां हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अब इस रिपोर्ट की समीक्षा को देखते हैं। अब देखते हैं समीक्षा के अंतर्गत थी कि डोमिनियन स्टेट, अधिराज या अधिशासी राज्य की मांग नहीं की गई थी। पहले पूर्ण राज्य की मांग की गई तथा बाद में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट के सुझाव को नहीं चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट आए। इससे नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग अपना ली। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में जिसका संस्थापना हुआ था, अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई, प्रांतों की बात की गई और जनसंख्या के अनुपात में 25% प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। रिपोर्ट की बात करें तो प्रांतीय व्यवस्थापिका में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की पूर्ण रक्षा होगी। भारत में राजनीति से धर्म अलग होगा, धर्म व्यक्तिगत आस्था एवं उपासना का मामला होगा। नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत को भी दूसरे प्रांतों के समान वैधानिक दर्जा या अधिकार प्रदान किए जाएंगे। देशी राजाओं को उनके अधिकार, विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी जो खर्च पर नियंत्रण करेगी तथा उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा। ये सारे रिपोर्ट की मैं समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ शॉर्ट में। लोकसभा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, ये रिपोर्ट किया। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद 1928 में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, जिसे जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे कारण था हिंदू मुस्लिम टकराव का। मुस्लिम आरक्षण टकराव बना हिंदू मुस्लिम में, ये ठीक है ना। हिंदू ये चाहते थे मुस्लिम रिजर्वेशन 25% हिंदू के अनुसार चाहते थे, लेकिन मुस्लिम 33% की मांग कर रहे थे। ठीक है ना, हिंदू कह रहे थे कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन 25% मिलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम कह रहे थे कि हमें 33% मिलना चाहिए। इस वजह से क्या हो गया कि हिंदू मुस्लिम में खाई गहरी होती चली गई। इसी के विरोध में जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम आया, 14 सूत्री मांग आया, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कांग्रेस के युवा नाखुश थे, नेहरू, बोस, इसके अलावा हिंदू, सिख सभी नाराज थे इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसको नहीं स्वीकार किया गया। और बस इस नेहरू रिपोर्ट की उपयोगिता केवल यह रही कि भारतीय संविधान की इसने रूपरेखा लिखित रूप में प्रदान किया था हमें। तो ये रहा नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है ना, और इसी नेहरू रिपोर्ट से नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। इसको माइंड में रखिएगा। ठीक, ये डोमिनियन स्टेट के पक्ष में नहीं थे, ये पूर्ण राज्य तथा बाद में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, तो ये रहा अपना नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।